बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद करीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे अमरीकी इंतखाबात का, जिसमें वोटिंग का सिलसिला ख़त्म हो चुका है और इस वक्त वोटों की गिनती के हवाले से मुख्तलिफ रियासतों के नताइज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि बोस्नियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान में मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई है और कुछ अहम मामलात पर बातचीत की गई है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आज किसान इत्तेहाद ने एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने बाकायदा तौर पर पुलिस गर्दी कर उन्हें इल्ज़ाम आयद किया है, लेकिन इसके साथ साथ उनका ये मुतालबा था कि गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। याद रहे कि इससे पहले हुकूमत ने जो ऐलान किया था इमदादी कीमत का, वो 1600 रुपये फ़ी मन है। सैयद तरीन साहब, सबसे पहले तो ये बात कि आपके इल्म में है कि ये 59वां अमरीकी सदारती इंतखाब और बड़ा नेक टू नेक मुकाबला इस वक्त चल रहा है। और सूरत हाल ये है, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और अभी तक जो नताइज हमारे सामने आए हैं उसमें 238 वोटिंग के साथ आगे जा रहे हैं मिस्टर जो बाइडन, और ट्रंप जो है वो 213 वोटों के साथ हैं। कमी बेशी इसमें आगे मुतवक्के है, कुछ रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। क्या देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो अमेरिकन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाके इलेक्शन वोटों की जो गिनती है उसका जो तरीक़ाकार है उसको रुकवाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि उनकी इस बात से मुझे ऐसे लग गया है कि जैसे वो इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। अभी नताइज आना बाकी हैं, हतमी नताइज कोई आ सकते हैं, लेकिन मैं उनका जो अंदाज़ है, जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया, उससे ऐसे लग रहा है। लेकिन साहब देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इलेक्शन पर, अमरीकी इलेक्शन पर लगी हुई हैं और पूरी दुनिया ये देख रही है और बहुत सारे मुसलमान ममालिक की ये ख्वाहिश है कि ट्रंप जो है वो अगली दफ़ा के लिए ना हो, क्योंकि ट्रंप का जो पिछला पूरा दौर था वो मुसलमानों के लिए कोई इतना अच्छा नहीं था। कश्मीर के हवाले से कल हमने बहुत डिटेल से बात की कि ट्रंप ने क्या किया। इस वक्त जो है मुकाबला कांटेदार है, बहुत करीबी जो है करीब करीब में है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जिस तरह उन्होंने अभी गुफ्तगू की ट्रंप ने, उससे मुझे ऐसे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जाना और ये इतना सब कुछ करना, इसके पस मंज़र में ऐसे लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जैसे वो इलेक्शन लूज़ कर रहे हैं। और अगर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ट्रंप हार गया और जो बाइडन आ गया तो वो कोई मुसलमानों के लिए कोई फतेह के झंडे लगा देगा, ऐसी बात नहीं है। अमेरिकन की जो पॉलिसी है वो 50-50 साल 100-100 साल के लिए वो बनाते हैं। हमें ये नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्रंप के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया है, जैसे उन्होंने मोदी के लिए किया था। मोदी जीता, लेकिन फिर उसके बाद कश्मीर का मसला हल होने की बजाय उन्होंने मसला ख़त्म ही कर दिया, उसका स्पेशल स्टेटस भी। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो उनके लिए भी कहा था कि जी ट्रंप अगर आ जाए तो उससे कंफर्टेबल रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि अमेरिका में कोई भी सदर आए, कोई भी सदर आ जाए, ट्रंप आ जाए या जो बाइडन आ जाए, हमें पाकिस्तान के मफादात देखने हैं और हमने उसके साथ चलना है, उनके साथ चलना हमारी मजबूरी है। और अब जो है मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पिछले 30-40 साल से जो है पाकिस्तान को अमेरिका ने जो अहमियत दी है या पाकिस्तान को अमेरिका ने जो इमदाद दी है, वो सब कुछ किया है अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में। अफ़गानिस्तान के ऐनक लगा के उन्होंने देखा है, उन्होंने बतौर पाकिस्तान हमारे लिए क्या किया है, हमें ये देखना है। और अब आगे जो है अफ़गानिस्तान में मसाइल हल होने जा रहे हैं और वहाँ पर तालिबान का मुआहदा हो गया है, तो अब वो पुरअमन मुल्क हो जाएगा। पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हक़ में है, लेकिन पाकिस्तान को अब अमेरिका के लिए जो बात करनी है, अमेरिका से जो बात करनी है, वो पाकिस्तान के लिए करनी है। और अमेरिका को ये बात बराबर करानी है कि अमेरिका जो है वो हमें देखे, हमें जो मराहत या हमें जो कुछ वो देता रहा है, हमें वो आज तक जो है वो एक पाकिस्तान की हैसियत से नहीं, बल्कि हमें वो अफ़गानिस्तान की आंख से देखता है, अफ़गानिस्तान की आइनिक से देखता है कि अफ़गानिस्तान में उसके क्या मसाइल हैं, अफ़गानिस्तान में उसके मफादात क्या हैं और उसको क्या मफादात हासिल करने हैं। उसी हवाले से वो हमें जो है, और ये सिलसिला आज नहीं शुरू हुआ, ये उस वक्त शुरू हुआ जब जहाद अफ़गानिस्तान शुरू हुआ। हमने जब रशियन फ़ौजें जो हैं वो अफ़गानिस्तान में आईं और उसके बाद फिर हमने और हमारे अरब दोस्त जो हैं, ख़ासतौर पर सऊदी अरब, उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को भेजा और उस वक्त वो मुजाहिद थे, बाद में वो दहशतगर्द हुए, जिसमें उसामा बिन लादेन भी शामिल है और बेशुमार लोग हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी जो लीडरशिप है इसको भी ये बात बराबर करानी चाहिए अमेरिका को। कोई भी आ जाए कि हमने उनके साथ चलना है, लेकिन किस टर्म एंड कंडीशन पे चलना है। क्या हमने अफ़गानिस्तान की उस पर चलना है कि अफ़गानिस्तान के मामले में ही वो पाकिस्तान को देखेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब वो बतौर पाकिस्तान हमें देखें और पाकिस्तान के लिए वो क्या करना चाहते हैं और पाकिस्तान उनके लिए क्या करता है। पाकिस्तान को बहुत इस्तेमाल किया अमेरिका ने,
एक ये। दूसरा, इस बात के खदशात वहाँ मौजूद हैं नकी साहब कि अगर जो है वहाँ ट्रंप हार गए तो इस बात के इम्कानात मौजूद हैं वहाँ कि वहाँ कोई फसादात शुरू हो सकते हैं, हंगामा आराई शुरू हो सकती है, और जो ट्रंप है वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा, जैसे उसने सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ जाने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो सूरत हाल बन रही है ये अमेरिका के लिए शायद कोई अच्छी नहीं बन रही, और इससे बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी। आप देखिए आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें जो हैं उनमें मनफी रुझान रहा है। इवन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी हम इतना मैटर नहीं करते दुनिया में, लेकिन अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट जो है वो बड़ी भी हुई है। तो ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया पर इन इंतखाबात पे, और अगर ये मुतनाज़ा हो गए तो इनके मनफी असरात पड़ेंगे। पहले ही दुनिया जो है आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत दुनिया जो है वो बहुत मुआशी सूरत हाल, ख़राब सूरत हाल का सामना कर रही है, और अगर ये इंतखाबात भी जो मुतनाज़ा हो जाते हैं, जो अभी हुए नहीं, तो ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ट्रंप की या जो बाइडन ने जो बातें की उसकी रोशनी में स्टॉक मार्केट में जो है मर्फी का रुझान आ गया है। तो अगर ये अगर मुतनाज़ा हो गए तो ये पूरी दुनिया का जो सरमायादाराना सिस्टम है, और ये स्टॉक मार्केट बुनियादी तौर पर तो एक जुआ खाना है। ये स्टॉक मार्केटें जितनी भी हैं ये सिर्फ रेट चढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, और पैसे वाले पैसा कमाते हैं, तो उनमें भी मंदी का रुझान शुरू हो गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो है पूरी दुनिया पे असर बहुत ज़्यादा होगा अगर ये मुतनाज़ा हो जाते हैं ट्रंप के इंतखाबात। अच्छा, अब इसमें एक जो बड़ा अहम सवाल है वो ये है कि हमारी आवाम में, आपने भी यकीनी तौर पर गुफ्तगू की है, और हमारे वो तबकात जो ज़ाहिर है हमारे जो मजहबी रुझानात हैं वो कुछ ज़्यादा हैं और हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस सूरत हाल को देखते हुए ट्रंप के ख़िलाफ़ हैं। जैसे आपने इस्लामी ममालिक का भी हवाला दिया, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो ट्रंप के हक़ में, उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं, उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। क्योंकि अमूमी तौर पर न्यूट्रल बयान तो ये हो सकता है ना कि जनाब अमेरिका में जो भी सदर आए पाकिस्तान के उनके साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे, ये आम तौर पर बयान होता है, लेकिन ट्रंप के हवाले से नए ख्वाहिशात। तो ये फ़र्क और ये तफरीक क्यों है? देखिए, मैं आपको समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो पहली दफ़ा आए हैं, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। उनको माजी में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो किसी बड़े हुकूमती ओहदे पर कभी नहीं रहे, क्रिकेट के कप्तान रहे हैं। एक क्रिकेट के कप्तान में और एक मुल्क के सरबराह में बड़ा फ़र्क होता है, और उनके साथ जो टीम है बदकिस्मती से या तो वो नलायक लोगों की टीम है या फिर वो उनकी बात सुनते नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि मोदी की दफ़ा भी यही हुआ था कि उन्होंने कहा था कि दुआ है कि मोदी जीत जाए और मसला कश्मीर हल हो जाएगा। फिर आपने देखा मोदी जीता और वो क्या हुआ। ट्रंप जो है, ट्रंप ने हमारी कौन सी कहीं हेल्प की है? आप देख लें, ट्रंप ने हमें ये कहा कि जी मैं सालसी करना चाहता हूँ कश्मीर पर। बड़ी बात हुई, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए, उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसे करके आया हूँ जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप में जीत के आ गया हूँ। वर्ल्ड कप ऐसा जीता कि उसके 15 दिन बाद जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया, और उसके जवाब में ट्रंप ने ये कहा जी अगर इंडिया बात करेगी तो मैं सालसी करने के लिए तैयार हूँ। इंडिया कैसे बात करेगा? तो उनका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। ट्रंप का आप देख लें वो वादा भी फाइनल हो गया है, जिस पर कल रहमान मलिक साहब ने बहुत लंबी चौड़ी बात की है। तो मैं समझता हूँ वो वादा, ये लोग बाज़ार ये कहा जा रहा है जी कि वो चाइना के ख़िलाफ़ इंडिया को खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, और वो हमारा जो दुश्मन है उस दुश्मन का, उससे कभी ये नहीं ख्वाहिश करनी चाहिए कि हमारा दुश्मन जो है वो हम पे वार नहीं करेगा। वो हर वक्त वार करने के लिए तैयार रहता है, मनसूबाबंदियाँ बनाता है। तो अमेरिका का और ट्रंप का जो झुकाव है वो तो उनकी तरफ ज़्यादा रहा है। लेकिन मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्यों इतने ख्वाहिशमंद हैं कि ट्रंप आ जाए। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप के आने से को मुस्लिम दुनिया के लिए कोई बेहतर सूरत हाल होगी। आपको पता है ट्रंप ने अरब ममालिक को उन्होंने कैसे दबा के कहा, ट्रंप ने वज़ीर आज़म के लिए, हमारे वज़ीर आज़म के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था ना। देखें नकी साहब, एक हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में जो ताल्लुकात होते हैं लोग ज़ाती सतह पे कहते हैं कि जी मियाँ नवाज शरीफ थे तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनके जी तुर्की वालों से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके सऊदीया से ताल्लुकात हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनके बारे में, जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है मुत्तहिदा अरब इमारात से उनके ताल्लुकात हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़ाती ताल्लुकात नहीं, रियासत के रियासत से ताल्लुकात होते हैं, मुल्क के मुल्क से ताल्लुकात होते हैं। तो ये कि जी अगर उन्होंने कह दिया, ट्रंप ने ये कह दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अच्छे आदमी हैं या बेहतर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए भी कोई बेहतर करेंगे या मुसलमानों के लिए भी। वो अपने मफादात देख रहे हैं, उस बुनियाद पर हमारे ताल्लुकात। और ये सिर्फ ट्रंप के दौर में नहीं, पहले से ही हमारे दौर अफगानिस्तान की अनक लगाकर जैसे आपने जिक्र किया उसी नौयत के जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम जिक्र करेंगे कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया है, जहां पे उन्हें LOC पर जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी गई है। सजाद तरीन साहब, ये कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा और LOC पर ब्रीफिंग और इसके अलावा जो LOC के इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो तरक्याती काम के हवाले से भी जायज़ा लिया गया और उसकी तारीफ़ की गई है। तो ये सूरत हाल आपको पता है LOC पर गुज़िश्ता दिनों में जो सूरत हाल पैदा हुई उसके हवाले से मेरे ख्याल में खासी अहमियत रखती है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, बात यह है कि कोर हेडक्वार्टर का दौरा जो है ये क्योंकि LOC के बहुत सारे मामला जो हैं ये देखने पड़ते हैं वहाँ जाके। वहाँ सूरत हाल ये कि आए रोज़ आपको पता है आए रोज़ इंडिया की जानिब से फायरिंग की जाती है और बिला इख्तियार फायरिंग की जाती है और बेगुनाह सिविलियन जो हैं वो हमारे ज़ख्मी भी होते हैं, शहीद भी होते हैं, कई हमारे फ़ौजी नौजवान जो हैं वो भी शहीद होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि और फिर मोदी की तरफ से जो धमकियाँ और अजीत दोवल की तरफ से जो धमकियाँ दी जाती हैं उनका फिर उनकी अज़ाइम जो हैं उनको खाक में मिलाने के लिए हमें भी अपनी तैयारियाँ भरपूर करनी पड़ती हैं और उनका जवाब देने के लिए उनके अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए हमारे पाक फ़ौज जो है हर वक्त तैयार रहती है और पाक फ़ौज का सिपा सालार जो है वो वहाँ विज़िट करता रहता है, ब्रीफिंग लेता रहता है और तैयारियाँ देखते रहते हैं। फिर वो कोई अगर अल्लाह न करे कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए कि जहाँ फिर इनके अज़ाइम खाक में मिलाने हैं तो फिर उसके लिए हम रेडी रहते हैं जी। ये इसीलिए ये किया गया है और ये बहुत अहम है मौजूदा हालात में LOC की फायरिंग में और जो मामला इस वक्त चल रहे हैं इंडिया के साथ हमारे, उनमें ये मैं समझता हूँ ये बहुत अहम दौर है जी। अच्छा, इसी सतह पर हम थोड़ी सी बात कर लें मौजूदा हालात की, अपने मुल्क के हालात का ज़रा जिक्र करते हैं। आपके इल्म में आज किसानों ने एहतजाज किया है, किसान यूनियन सरापा एहतजाज थी लाहौर में और उनका ये मुतालबा आज नहीं पहले भी किसान सरापा एहतजाज है और मुतालबा वही है कि गंदम की इमदादी कीमत जो है वो 2000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए। हुकूमत ने ये कीमत 1600 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, जबकि उनका ये दावा है कि तकरीबन 1550 से 1650 रुपये फ़ी मन तो हमारी लागत आती है। तो हमें 1600 रुपये फ़ी मन में अगर आप गंदम की कीमत मुकर्रर कर रहे हैं तो किसानों के पास तो कुछ बाकी नहीं आता। तो इस पर आज पुलिस गर्दी भी हुई है। ये सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क में है, हर तबका सरापा एहतजाज है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, बदकिस्मती से ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनमें कैपेसिटी नहीं है। आप ये देखें, ये किसान आप उन लोगों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं जो गंदम पैदावार करते हैं, जो इस मुल्क का, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है जी, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ आटे का बहरान रहता है, हमारे यहाँ गंदम का बहरान रहा है, चीनी का बहरान रहा है। और आप देखें प्राइम मिनिस्टर ने इन तमाम चीज़ों पर नोटिस लिया और उनकी कीमतें कहाँ गई। आज भी आप देख लें कि जो चीनी की कीमतें कहाँ हैं, आटे की कीमत कहाँ है। तो मैं समझता हूँ बजाय इसके कि आप किसानों पर लाठियाँ चलाएं, उनको मारें, उन पर आंसू गैस चलाएं, उन पर और शेलिंग करें, उसकी बजाय अगर आप उनको बुलाकर और उनसे बातचीत करके, फिर आखिर में बातचीत ही करती है ना गवर्नमेंट, तो ये सारा कुछ अगर ये सारा तशद्दुद करने से पहले अगर बातचीत कर ली जाए, उनकी बात सुन ली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पंजाब में इन नाहिल लोगों का एक टोला बैठा हुआ है जिनको कोई समझ नहीं आती। उनको इस्लामाबाद से चलाया जाता है, इस्लामाबाद से उनको बताया जाता है कि ये करना है। वो वहाँ पर पुलिस जो है उन पर वहशियाना तशद्दुद कर रही थी। आज आप देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा था टेलीविजन पर, उन पर किसानों पर, उन लोगों पर वहशियाना तशद्दुद कर रही थी जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। यही काश्तकार लोग हैं, इन्हीं की वजह से जो है हमारा मुल्क ज़राई जो है वो ज़राअत पैदा होती है, हम खाना खाते हैं इनकी वजह से, यही है हमें खाना। और आप उनको मार रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं और फिर दुनिया भर से जो है गंदम इंपोर्ट करते हैं जी। गंदम की शार्टेज हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं इनमें कैपेसिटी नहीं है, इनमें सलाहियत नहीं है, जिसकी खास तौर पर पंजाब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप जुल्म हो रहा है उनके साथ, काश्तकारों के साथ और मेहनत। अच्छा, इस पे मज़ीद भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा पुलवशा खान साहबा, बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आज किसान सरापा एहतजाज थे पंजाब में और उनका मुतालबा इमदादी कीमत में इजाफा है और फिर उस पर जो रिस्पांस है गवर्नमेंट का वो भी आपके सामने है। वो कहते हैं हालात बेहतर होते ही हम इसको ठीक कर देंगे। मोहतरमा फिरदौस आशिक आवान साहबा जो कि नई तैनात करदा मामले ख़ुसूसी इत्तलात है पंजाब की, उनका ये रिस्पांस सामने आया। आपका इस पर क्या वाक़िफ़ है? देखिए जी, हालात तो इस हुकूमत के जितने लोग हैं और इनके मुआवनीन और इनके मुशीर और इनके MNAs उनके तो बड़े अच्छे हैं। अगर हालात अच्छे नहीं है तो सिर्फ इस मुल्क के लोगों के हालात अच्छे नहीं है। अब बात यह है कि ये वो मुल्क है जो गंदम एक्सपोर्ट करता था। अब ये सजाद तरीन साहब कह रहे थे कि इनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। एक कैपेसिटी इनके अंदर सजाद साहब जरूर है मौजूद। वो आप माने कि अगर इन्हें सहरा पे हुक्मरानी दी जाए तो वहाँ रेत का कहर पड़ जाएगा। अगर इन्हें समंदरों पे हुक्मरानी दी जाए तो पानी खत्म हो जाएगा।
लिहाजा ये जिस चीज को ये हैंडल करेंगे उसका कहर मुल्क में पड़ जाएगा। अब ये जो इस वक्त हालात हैं, जिन हाथों ने हमारी गंदम पैदा करनी है, सब्जी, आटा, ये चावल, हमारी कपास, उन हाथों को, उन पाँवों को आज पंजाब पुलिस से आप अगर डंडे मार मार के तुड़वाएंगे तो आप क्या समझते हैं कि पूरे मुल्क में जो किसान हैं उनको क्या मैसेज जा रहा है? और ये मेरे ख्याल में शायद ये कई साल में, मुझे जहां तक याद है, पहला वाक़या कि किसानों को इस तरीके से लाहौर की एंट्रेंस पे जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। सिंध ने इन हालात में ही सपोर्ट प्राइस जो है वो 2000 दिए। तो ऐसी क्या वजह है कि अरबों रुपए के टीके जो इनके मुशीर और वजीर लगा गए वो तो कबूल है, बाहर से इंपोर्ट करना गंदम जो है महंगे दामों वो भी कबूल है, लेकिन अपने किसानों को जो है इस मद में कुछ देना वो तो खैर इन्हें है ही कबूल नहीं, लेकिन उनके हाथ पांव तोड़ने का हक किसने दी? और ये सिर्फ मैं आपको बताऊं यहाँ मामला रुकेगा नहीं। ये आपने देखा पिछले दिनों से, मैं तो खुद जिन प्रोटेस्ट में गई हूँ मैंने देखा है, प्रोफेसर से लेके मजदूरों तक, आज किसानों तक, सब लोग सरापा एहतजाज थे। इसी इस्लामाबाद में इसी की हदूद में कोई ये लाखों मील का रकबा नहीं है कि हुक्मरानों को नजर ना आता हो। उनके पार्लियामेंट के सामने लोगों को डंडे पड़ते रहे, खवातीन को डंडे पड़ते रहे। रेडियो पाकिस्तान के लोगों के साथ यही हुआ, उठा के उन्हें बंद कर दिया गया। यह जुम्बिश कलम 1100 लोगों को अब निकाला गया, उससे पहले 600-700 को निकाला गया। एक जुम्बिश कलम 500 से ऊपर अब फीसद दवाइयों की कीमतें बढ़ गई। जो ब्लड प्रेशर की दवाई 1000 रुपए की थी वो अब 2000 की है। मुझे बताइए, लोग एहतजाज करें तो उनके आप हाथ पांव तोड़ेंगे तो कितने हाथ पांव तोड़ लेंगे आप? ये तो पूरा मुल्क आ जाएगा। आप एक को मारेंगे तो अगर सारे काश्तकार पाकिस्तान के निकल आए और ये उस्मान बुज़दार के सामने जाकर वहां बैठ जाए तो कैसे हटाएगा? कितनों को डंडे मारेगा? परवशा खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान में चाइना का निज़ाम लाना चाहता हूँ। अल्लाह माफ करे जी, देखिए पहले इन्होंने पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया मजहब के नाम पे, रियासत मदीना बनाने जा रहा हूँ। अब वो रियासत मदीना 2.5 साल हुए हमें तो नजर नहीं आई। अब इन्होंने नई लाइन पटरी पे लोगों को डाला है कि मैं चीन की तरफ जा रहा हूँ। तो सजाद साहब, आपसे ज्यादा तो मार्क्सिज्म को कोई नहीं जानता, जरा बताइएगा कि चीन में कौन सा मजहब है जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग फॉलो करते हैं? क्या चीन में जो इनके कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनके लिए किसी मजहब के साथ जो है मुंसलिक होना वो इजाजत है इस बात की? और अगर करना भी चाहते हैं तो फिर ये बताइए कि ये जो आपके दाएं बाएं आजू बाजू बैठे हुए हैं आपके सरमायाकार, इनका क्या करना है? ये जहांगीर तरीन, ये आपके जुल्फी बुखारी, ये खुसरो बख्तियार, ये करोड़ों एकड़ों वाले, ये बिजलियों वाले, ये आटे चीनी के जो मिलों वाले, इन सब का फिर क्या करना है? चाइना तो आप बना दें इन सबको, फिर चाइना में तो आपको पता है ना करप्शन की क्या सजा है। तो वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन फिर इन सबको जमा करके बहिरायत की तरफ हाँक दें, फिर चाइना बना दें और फिर आप खुद भी उतर आए। फिर अगर आपने चीन बनाना है तो बन्नी गाला से नीचे तशरीफ लाएं, नीचे आए और किसी झोंपड़े में यहाँ बैठे आम लोगों की तरह लाइन में लगे और आटा खरीदें सस्ते बाजारों से, यूटिलिटी स्टोर की लाइन में लगे और चीनी ढूंढें, फिर छोड़े हेलीकॉप्टरों की परवाजें। ये चीन में नहीं चलता। लिहाजा अब 2.5 साल बाद पाकिस्तानियों को एक नया लॉलीपॉप दिया जा रहा है और ये समझते हैं कि ये सब कुछ करके शायद हकायक पे जो है उस पे से जो है पर्दापोशी की जाएगी, लोगों की तवज्जो हटाई जाएगी। भूख तवज्जो कहीं जाने नहीं देती। ये लेकिन परवशा साहबा, अभी गुज़िश्ता दिनों में वज़ीर आज़म ने सनतकारों और छोटी सनतों के लिए बिजली का एक टैरिफ दिया, 50% रियायत दी गई उसके लिए खसूसी तौर पर, जिससे लगता है कि वो छोटी सनतों को पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ये तफरीक क्यों है कि किसानों और सनतों में? क्योंकि ताजरों ने पहले भी एहतजाज किया था, शनाख्ती कार्ड वाला उनका मामला था वो भी मान लिए गए थे, किसानों के नहीं माने जाते। देखिए जी, एक एडजस्टमेंट होती है सर्दियों में जो वैसे ही आप IPPs को देते हैं, ये उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं वजीर आजम, ये वैसे ही दी जाती है। और जिस दिन ये बिलों में लग के आई उसको हम देखेंगे ना, इससे पहले जब आए थे तो क्या कहा था, कौन सी आपके बिलों में तब्दीली आई? मुझे आज ये बताइए कि ये इनका तो मेन फोकस ही जो है बड़े बड़े सनतकारों पे, बड़ी बड़ी सनतों पे, उससे नीचे कभी नहीं आया।
कोरोना के नाम पे इन्होंने जितने पैसे जमा किए उसमें से 1 रुपया किसी कोरोना के मरीज पे नहीं लगा। कैसा है बताएं? सही। इससे ज्यादा नौसरबाजी क्या होगी? अब ये जो कुछ कहते हैं, कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया, आज तक बताएं कुछ नजर आया आपको? अब गिलगित बल्तिस्तान जाके वहां उनके वजीर कहते हैं कि 1 वोट के बदले पता नहीं कितने हजार हम देंगे। जी, ये सिर्फ नौसरबाजी है, ये लोगों को एक तवज्जो हटाने की किस्से हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब इनकी अपनी ये नौसरबाजियों की जो इनकी एक पोटली है उसमें भी अब कुछ बरामद होने वाला नहीं है, वो भी खाली हो। नहीं, लेकिन अपोजिशन बड़े बड़े जलसे कर रही है, उसमें कोरोना का ख्याल नहीं रख रही, और कोरोना जो है मुल्क में तेजी से फैल रहा है जी। हाँ जी, तो भूख सजाद तरीन साहब वो कैसे फैल रही है उसके बारे में भी कुछ इरशाद फरमा दे। मरना तो कोरोना से भी है और मरना तो भूख से भी है। कोरोना तो फिर शायद बच जाए बंदा, भूख से तो जो है ना गारंटी से मौत ही होती है। पूरे अमेरिका में कोरोना के साथ इलेक्शन हो गया है, देखा है आपने? अभी हमसे ज्यादा उधर वहां कोरोना है, लाखों लोग रोजाना पॉजिटिव होते हैं, लोगों ने वोट दिए, इलेक्शन का हिस्सा। यहाँ सिर्फ ये तकलीफ है कि क्योंकि जलसे देखकर इनकी जो है पाँव जो है वो टांगे कांपती हैं, तो ये कहते हैं कि कोरोना फैल गया। हालांकि मौसूफ की खुद ये जो सोच थी जब कोरोना पीक पे था, आपको याद है कि कुछ बंद नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, अवाम को भी इजाजत दी जाए, अवाम को क्यों बंद करेंगे? सही, बहुत शुक्रिया परवेशा खान साहबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की है। ये बड़ा अहम मामला है कि आम आदमी जो है वो इस वक्त, हर तबका इस वक्त खासा पेन महसूस कर रहा है और उस पर हुकूमत की जानिब से फ़कत बयानात आ रहे हैं और उसकी सूरत हाल आगे किस जानिब बढ़ रही है इस पर भी बात करेंगे और कुछ अहम मामलात का भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम जिक्र कर रहे हैं कि किसान इत्तेहाद ने जो आज एहतजाज किया है उस पर मौक़िफ़ लिया है। हमने अभी परवेशा खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। सैयद तरीन साहब, एक उनका मौक़िफ़ है, ज़ाहिर है अपोजिशन के हवाले से उनका ये कहना है कि इस वक्त तमाम तबकात जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। आज मरियम औरंगज़ेब का भी इस पर एक रिस्पॉन्स सामने आया, उन्होंने भी यही कहा कि हर तबका, मीडिया हो, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, टीचर्स हों या ये किसान हो, ये सब सरापा एहतजाज हैं। सवाल ये है कि अभी एक सवाल ये रखा भी गया था परवेशा खान साहबा के सामने भी कि ये सनतों के हवाले से तो एक जानिब रियायत दी जा रही है, पर आपको याद होगा एक ज़माने में ताजर इसी तरह एहतजाज कर रहे थे और उस वक्त उनका वो कह रहे थे कि जनाब जो ट्रांजैक्शन पे आपने आईडी कार्ड की शर्त रखी है वो वापस ली जाए, तो उस पर मुज़ाकरात भी और वापस भी ली गई। यहाँ किसानों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि ये जो यहाँ के ताजर हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। हमारा ज़राई मुल्क है, लेकिन हमारे जो काश्तकार हैं और हमारे जो मेहनतकश हैं वो ताकतवर नहीं हैं, वो इस तरह हड़ताल नहीं कर सकते। आज आपने देखा है कि जूते मारे गए हैं उनको, उन पर तशद्दुद किया गया है और उन पर जुल्म किया गया है, जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप एक तरफ रियासत मदीना की बात करते हैं और दूसरे लोगों को आप किस तरह मार रहे हैं, और उन लोगों को मार रहे हैं जो पाकिस्तान के 20-22 करोड़ लोगों को गंदम फ्राहम करते हैं, आटा फ्राहम करते हैं, खाने पीने की चीज़ें फ्राहम करते हैं, सब्ज़ियाँ फ्राहम करते हैं, और इन लोगों पर आप तशद्दुद कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगले दफ़ा जो गंदम की जो फसल होगी वो अच्छी हो सकती है, जहाँ आप इतने लोगों के मुतालबात मान रहे हैं। और फिर इस हुकूमत ने एक और काम किया है, किसानों के मुतालबात भी मान लिए जाएँ। अभी परवेशा खान ने बताया ना कि सिंध में स्पोर्टिंग कीमत जो है वो 2000 रुपये कर दी गई है, तो यहाँ भी कर दी जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हुकूमत जो है ये सारे अपोजिशन वालों को ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये जेब कतरे हैं, अब पता नहीं क्या क्या कुछ हैं, तो ये जमा हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आज जो है वो हर तबका जो है, आपने अपने इंट्रो में ये बात कही, वो सरापा एहतजाज है। ये काश्तकार कौन से करप्ट आदमी हैं जिन पर आज तशद्दुद किए गए? कौन सा सियासी एहतजाज? लेडी हेल्थ वर्कर जो आई थी, जो अपनी तनख्वाहों और पेंशन के लिए एहतजाज कर रही थी, उन पर तशद्दुद हुआ, वो कौन सा करप्ट है? और क्लर्क हैं, दूसरे पूरे सेक्रेटरी, आपने चंद हफ्ते पहले देखा था कि वफाकी सेक्रेटरीट के तमाम मुलाजमीन जो हैं और अफसरान जो हैं वो सरापा एहतजाज थे। रेडियो मुलाजमीन सरापा एहतजाज थे, पीटीवी के मुलाजमीन के निकालने की लिस्ट बन रही है। आप मुझे बताएं, पीटीवी से निकालने की आप बता रहे हैं लिस्ट बन रही है, रेडियो से लोगों को निकाल दिया गया, ये कौन से करप्ट थे? क्या ये वो हुकूमत नहीं है जिसने कहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि मैं 1 करोड़ नौकरियाँ दूंगा लोगों को? क्या ये 1 करोड़ नौकरियाँ ऐसे दी जाती हैं कि लोगों को आप निकाल रहे हैं, लोगों को आप बेरोज़गार कर रहे हैं? एक आपको पता है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मैशत जो है वो तबाह बर्बादी की तरफ गई है। हम तो बहुत ज़्यादा, हमारी तो मैशत पहले ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अच्छा, उसके बाद लोगों को आप बेरोज़गार करते जा रहे हैं, रोज़गार देने की बजाय।
बात ये है कि आप इस सिस्टम को ठीक करें, आप लोगों को रोज़गार आपने फराहम करना है, आपने लोगों से वादा किया है कि जी माँ हम आपको नौकरियाँ देंगे, घर देंगे। और आपने देखा होगा कि इन्होंने कराची में क्या सूरत हाल की, सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया और उसके बाद किस तरह यहाँ इस्लामाबाद में किस तरह लोगों के घर जो गिराए गए, बजाय उनको घर फराहम करने की उनकी छतें छीन ली गई हैं। तो ये हुकूमत मालूम नहीं क्या करने जा रही है और क्या प्रोग्राम रखती है। ये लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। मैं समझता हूँ वही बात जो पहले मैंने कही कि इनमें कोई प्लान नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। हमारे जो काश्तकार हैं, छोटे मोटे काश्तकार जो हैं बेचारे, वो उनकी को हौसला अफजाई की जाए, उनकी मुतालबात माने जाएँ, उनको कोई रई कर्जे दिए जाएँ, ताकि आइंदा हमें गंदम बाहर से ना मंगानी पड़े भाई, हम अपनी गंदम खुद पैदा करें। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं, वो पॉलिसी तो राइज है ना तरीन साहब, वो अगर कर्जों का मामला है वो मामला तो सारे हैं ना, लेकिन ये जो गंदम उनकी मार्केट में आने वाली है वो खर्च कर चुके हैं, उस पर उनको रिटर्न नहीं मिल रहा। एक तो ये है। दूसरा, जो बहरहाल वो एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि वो जो पॉलिसी है उसमें कितने मसले हैं, ये छोटा किसान ले सकता है कि नहीं ले सकता। लेकिन ये जो हुकूमत की जानिब से, आप भी हुकूमती हलकों में जाते हैं, कभी हमारा भी इत्तेफाक होता है, तो वो उनकी जो प्राइवेट गुफ्तगू है उनसे ये बात सामने आती है, ये तासुर मिलता है। वो ये कहते हैं जितने एहतजाजात हैं इसके पीछे अपोजिशन है, ये जितने माफियाज हैं जो माफिया का जिक्र बार बार करते हैं, जो इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, उसमें बहुत से वो नाम लेते हैं कि ये बंदा देखें जी ये नून लीग का है और ये फलां का है और ये फलां का है। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं? देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है वो ये नहीं कहता कि मेरा मुकाबला माफियों से और माफिया मुझे कुछ नहीं करने दे रहा। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिन हॉस्पिटल्स का कहा कि हम हॉस्पिटल ठीक करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी एक माफिया बैठा हुआ जो ठीक नहीं करना चाहता। प्राइम मिनिस्टर एक्शन करता है। प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि अगले 24 घंटे में ये होना चाहिए। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नकी साहब पहले 40 दिनों में उन्होंने मुल्क की बुनियादी पॉलिसियां तब्दील करके रख दी। ये बहस तलब है कि नताइज अच्छे निकले या बुरे निकले, लेकिन उन्होंने मुल्क की बुनियादी पॉलिसी इनकलाब का नारा लगाया था वो ले आए। आप बुनियादी तौर पर ये बात है, जो नारा लगा था वो हुकूमत जो कह रही है वो कर नहीं रही। ठीक है, अब जाते जाते चूंकि वक्त इख्तिताम के करीब है, बोस्निया के प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आज तशरीफ़ लाए, आपके इल्म है, वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई और उसमें वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर और गुस्ताखाना खाकों के हवाले से बात की और कुछ मुआहदों पर भी दस्तखत हुए। तो बोस्निया के साथ हमारे ये ताल्लुकात और इस मामले को लेकर हमारा साथ क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे खित्ते में जो छोटे छोटे ममालिक हैं, हमें उनसे ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। आपको याद होगा, मैंने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही है। हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था, आप मुल्क तरक्की नहीं करते, खित्ते तरक्की करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी बात है। हमें यहाँ जो है अपनी चीज़ें जो हैं वो बेचने के लिए मार्केटें को बनानी चाहिए, इन छोटे छोटे ममालिक से ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए और ख़ित्ते में ही अपने मुल्क के लिए बेहतर हालात पैदा करने चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो हमारे पड़ोसी हैं, इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि वो हमारा दुश्मन है। ईरान है और बाकी जो हमारे मुल्क हैं, इस तरह की बोस्निया है और बहुत सारे जो मुल्क हैं, मैं समझता हूँ कि उनसे तिजारत करनी चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए उनसे ताल्लुकात बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमेरिका को हमने देख लिया, अमेरिका ने हमेशा अपने मफाद के लिए हमें इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की उस तरह मदद नहीं की। अब हमें ये अपने ख़ित्ते के ममालिक जो हैं और दोस्त ममालिक जो हैं हमारे, जो हमें उनकी तरफ देखना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ ये दौरा बहुत अच्छा है। इस पर कश्मीर इशू पे भी बात हुई है और खाकों पर भी बात हुई है, ताकि मुसलमानों को एक मैसेज तो मिले कि मुसलमानों की एक पॉलिसी है एक खाकों के हवाले से और इस हवाले से जो मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात हैं उनके बारे में अगर कुछ बात कही जाएगी तो फिर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं सरापा एहतजाज हैं भी। तो ये मैं समझ एक अच्छा दौरा होगा और इस हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। मतलब इन ममालिक के साथ हमें तिजारती ताल्लुकात भी और दीगर जो एवेन्यूज़ हैं वो भी यकीनी तौर पर खोलने चाहिए। लेकिन हमारे बाअसर ममालिक के हवाले से तो आप समझते हैं कि जो वो ममालिक जिनका भी आपने जिक्र किया, दोस्त और मुसलमान ममालिक, ये मिलकर क्या कोई असर डाल सकते हैं कि जो बाअसर हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो हमारे इन मामलात पर हमारा साथ दे सकें? बिलखसूस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, गुस्ताखाना खाकों पे तो जाहिर है फिर पूरी दुनिया ही दर्द रखती है, उस पर बात हो रही है। देखें, इस वक्त मुसलमान जो बाअसर ममालिक हैं वो OIC में शामिल हैं और OIC में जो OIC को समझ लें कि एक किस्म का यरगमाल किया हुआ है वो सऊदी अरबिया है और सऊदी अरब जो है वो हमारी कोई हेल्प नहीं करना चाहता। ये हमें बहुत तजर्बा हो गया है। हम जो मर्जी कहते रहें जी हमारे मुसलमान हैं और हमारे उम्मा हैं, ये उम्मा का कोई तस्वर नहीं है, ये अपने अपने मफादात की बात है। और हमारे साथ कश्मीर के इशू पर जो जिस तरह मुस्लिम ममालिक ने हमारे साथ किया है, सिवाय ईरान के, ईरान हमारे साथ खड़ा रहा है,
लेकिन बाकी ममालिक जो हैं जिनसे हम बहुत तवक्को रखते थे, जिसमें सऊदी अरब टॉप पर है, उसने हमारे साथ नहीं दिया। लिहाजा हमें तुर्की और मलेशिया भी साथ रहा है, तुर्की और मलेशिया भी साथ रहा सही है, है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब अपने मफादात देखने चाहिए और अपने मफादात, जो पाकिस्तान के मफादात हैं, वो सबसे अहम होने चाहिए, वो ही सबसे पहले होने चाहिए, उसके बाद फिर बाकी मामलात होने चाहिए। क्योंकि दुनिया के जो मुसलमान ममालिक हैं वो अपने मफादात देख रहे हैं, हमें भी हक हासिल है कि हम अपने मफादात की बुनियाद पर फैसले करें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो चूँकि ख़त्म हो गया है, नाज़रीन अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। एतज़ाज़ नकीर सजाद तरीन को अल्लाह हाफ़िज़।